मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ काशी और कालाजार इस विषय पर चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर डॉक्टर श्याम सुंदर अग्रवाल जी। गुरुदेव हर हर महादेव। हर हर महादेव। गुरुदेव सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने कालाजार के द्वारा काशी ही नहीं अपितु पूर्वांचल के लोगों की सेवा दी है, तो उसके लिए निश्चित रूप से आपको बधाई देता हूं। और दूसरी बात कि जिस तरीके से आपके कार्य को देखते हुए भारत सरकार ने आपको अभी पद्मश्री से सम्मानित किया है, तो उसके लिए भी आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। गुरुदेव आपको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि काशी जैसे प्राचीन और पवित्र नगर में कालाजार जैसी बीमारी कैसे पनपी, आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करिएगा। देखिए, कालाजार भारतवर्ष में है जी, बल्कि इस पूरे भौगोलिक क्षेत्र में जी, जिसमें भारतवर्ष, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल सभी आते हैं, सदियों से रही है जी। और लास्ट जो पिछला प्रकोप था वो उसका अंत हुआ 1950 के दशक में, जब भारत सरकार ने मलेरिया उन्मूलन अभियान छेड़ा था जी, जिसमें क्योंकि मलेरिया उसमें बहुत भारी समस्या थी, तो वो कीटनाशक डीडीटी उसको बोलते हैं, डीडीटी, तो उसका छिड़काव किया गया बहुत ही व्यापक रूप से जी। तो उसमें क्या हुआ कि जो कालाजार के जो वाहक थे, जिसको हम कहते हैं कि ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है, तो वेक्टर जो थे जी, वो उसको सैंड फ्लाई या बालू मक्खी हिंदी में कहते हैं, उसका भी छफाया हो गया जी। और 50 के दशक का अंत होते होते और 60 के दशक में शायद उस समय के जो पढ़ने वाले होंगे, चिकित्सा विज्ञान पढ़ने वाले डॉक्टर जो ट्रेनिंग ले उन्होंने देखा भी नहीं होगा जी। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम बिहार में 1972 के आसपास कुछ डॉक्टर ने इसकी सुगबुकाहट की और कुछ पत्र प्रकाशित किए, जिससे ये लग रहा था कि उत्तरी बिहार के 4 जिलों में, जिसमें मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर और एक और जिला में इसका प्रकोप हो रहा है जी। तो सबसे पहले संज्ञान में तब आया। उसके बाद 1977 में एक काफी बड़ी बीमारी का रूप इसने ले लिया जी। और कई हजार क्या मतलब उसकी गिनती अगर वास्तव में करें तो लाखों में आ जाएगी जी। तो फिर वो चलता रहा। तो 15 वर्ष बाद 1992 में बहुत भारी संख्या में पेशेंट्स आए, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं आऊंगा पूर्वांचल पे भी। तो उसमें बिहार सबसे ज्यादा इफेक्टेड था और जो संख्या, एक आकलन जो था सरकार के पास वो भी बहुत अधूरा था कि 92,000 पेशेंट्स का पता चला, जो सरकारी संख्या है जी। वास्तविकता में हम लोगों ने एक अध्ययन किया था जिसमें पाया कि करीब करीब 8 गुना कम पेशेंट्स, रोगी से अगर 8 पेशेंट को हुआ है तो एक ही वो सरकार के खाते में दर्ज होता था। अच्छा। तो आप समझ लीजिए कि 92,000 को 8 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए या 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तब भी 4 लाख 5 लाख पेशेंट्स थे उस समय। ये 1992 की बात बता रहा हूँ। तो बिहार बहुत बुरी तरह से ग्रस्त था इस महामारी से। उसी में फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले जैसे बलिया है, गाजीपुर, बनारस, उसके बाद फिर गोरखपुर, देवरिया, तो इन सब क्षेत्रों में भी कालाजार का प्रभाव हो गया। और कुछ सालों पहले, बल्कि ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, करीब
30-35 साल पहले यहाँ से सिर्फ 4-5 किलोमीटर पे जिस जगह आप बैठे हैं, काशी के लंका क्षेत्र में आप बैठे हैं जी। वहाँ पे एक गांव है जो कच्चा रास्ता एक मुगल सराय जाता था, रामनगर होते से मुगल सराय की तरफ, सकरा रास्ता, कच्चा नहीं, सकरा रास्ता। उसमें गांव है पंडित का पुरवा। जी। पंडित के पुरवे के निवासी करीब 500 थे और आपको आश्चर्य हुआ, करीब उसमें से 80 लोगों को कालाजार हुआ। और सारा, चूंकि हम उस समय हमारा इंटरेस्ट ऑलरेडी डेवलप कर चुका था, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा आपसे। जी। तो आप समझिए कि अछूता नहीं था। और मलैया एक यहाँ पे गांव है, आपको पता हो, जब बाईपास के ठीक नीचे यहाँ पे, और तमाम गांवों से, और फिर कुछ इवन इलाहाबाद के सटे हुए गांव, हंडिया क्षेत्र था, वहां से कुछ पेशेंट्स। तो पूर्वांचल भी काफी ग्रसित हो गया। और इसमें सब एक्चुअली मैं आपको बताऊं, आप पूछेंगे कि आपका क्या इंटरेस्ट है, क्यों आपका इंटरेस्ट हुआ, आगे प्रश्न मेरा रहेगा ऐसा। हाँ जी। तो मैं शायद जवाब उसका पहले ही दे रहा हूँ। जी जी, अवश्य। तो एक्चुअली मैं पैदा हुआ मुजफ्फरपुर बिहार में। मेरी पैदाइश वहीं हुई, स्कूलिंग भी वहीं हुई, 12वीं तक तो वहीं पे पढ़े हम। जी। तो उस समय तो एक छात्र के नाते, एक साधारण छात्र के नाते, मुझे कोई मेडिकल की जानकारी नहीं थी उस समय। कालाजार का जो दुष्प्रभाव, कालाजार का जो समाज पे इफेक्ट पड़ रहा था जी, वो अखबारों में आता रहता था, अक्सर आता रहता था। फिर मैं बनारस में एडमिशन हो गया काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, मैं सौभाग्य मानता हूँ अपना। और उसी पीरियड में, ये मैं आपको बता रहा हूँ, 72 में मेरा एडमिशन हुआ यहाँ पे, उसी समय इसका प्रकोप शुरू हुआ। और फिर एक आध दशक बीत गया जब हमने यहाँ से एमडी किया 81 में। तो धीरे धीरे मुझे, अब चूंकि मैं डॉक्टर बन गया था, और आप भोले बाबा की कृपा से जिस दिन मुझे डिग्री, मतलब जिस दिन मुझे पता लगा कि मैंने एमडी मेडिसिन पास कर ली है, उसके 2 ही हफ्ते बाद मुझे यहाँ ले लिया गया डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में एज लेक्चर, उसमें बोला करते थे, आज असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं। तो बचपन से जो हम बनना चाहते, जो हमारे पिताजी उनको बहुत उत्साह था कि मैं डॉक्टर बनूं, हालांकि वो व्यावसायिक थे और हम लोग बहुत निम्न मध्यवर्गीय परिवार से आते थे। तो उनकी एक बहुत जबरदस्त इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। उसके अनेकों कारण है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो और मतलब मैं इसका श्रेय 100% अपने पिताजी को देता हूँ। मैं आगे भी बताऊंगा कैसे उनका योगदान रहा कि मैं एक डॉक्टर बना, नहीं तो मैं भी वहां बैठ के व्यवसाय करता रहता मुजफ्फरपुर में। तो 80 का दशक शुरू हो गया, मैं यहाँ लेक्चरर हो गया, तो और जिज्ञासा बढ़ गई। पेशेंट्स हैं, अब हम देखने लगे सीधे, चूंकि मैं लेक्चरर था उस समय जी। तो ऐसी समस्याएं कालाजार की दिखने लगी। फिर मुजफ्फरपुर आना जाना होता ही था, मेरा पैतृक निवास वहाँ पे था, और भाई माँ बाप सभी थे, हालांकि वो नहीं रहे। तो उस जो समस्या हो रही थी उसको मैंने प्रथम दृष्टया देखा कि उसको डायग्नोसिस में बहुत डिफिकल्टी थी। कालाजार की डायग्नोसिस होती थी या तो बोन मैरो से, अस्थि मज्जा से लेके, या फिर एक पिलही, या स्प्लीन बोलते हैं, पूर्वांचल में पिलही बोलते हैं उसको। उसमें से सुई डाल के और खून निकाल के, उसका खून क्या, वो पिलही का अंश निकाल के, और उसमें फिर ये देखा जाता था कालाजार के कीटाणु हैं कि नहीं है। और ये खतरनाक प्रक्रिया थी। पिलही सबसे सटीक पिलही होती थी, 98-99% आपको डायग्नोसिस मिलती थी। 100 में आप
97-98% लोगों को डायग्नोज कर सकते थे, लेकिन ये बहुत खतरनाक प्रक्रिया थी, क्योंकि जरा भी अगर पेशेंट का मूवमेंट हुआ तो बिलही में दरार पड़ जाती थी, फिर उसको बचाना नामुमकिन है। तो ऐसे बहुत किस्से हैं, बहुत सारे पेशेंट की डेथ सिर्फ इसलिए हुई कि उनकी पिलई से खून निकाला गया। तो एक डायग्नोसिस बहुत बड़ी समस्या थी कालाजार में। उसका इफेक्ट ये होता था कि चूंकि मैंने आपको पहले बताया बालू मक्खी, इसका कैसे ट्रांसमिशन होता है, कैसे ये फैलती है। तो बालू मक्खी जिसमें कोई इन्फेक्शन है वो काटेगी मरीज को, वो ले लेगी कालाजार का परजीवी, पैरासाइट ले लेगी, फिर एक हेल्दी उसमें ग्रो करेगा, फिर थोड़े दिन बाद वो हेल्दी पर्सन को करेगी। तो जितने दिनों तक वो आदमी बिना इलाज के घूम रहा है, वो समझिए कालाजार का बॉम्ब है उसके। तो ये स्थिति कंट्रोल हो ही नहीं रही थी, बहुत बुरी हालत थी। तो ये बहुत बड़ा जनक था। जल्दी पता न चलना एक बहुत बड़ा अभिशाप था, जिसकी वजह से बहुत दुर्दशा थी। और अब इलाज पे आए तो बहुत इलाज की भी बहुत अच्छी एक ही दवा थी, जो कलकत्ता के हमारे भारत के ही वैज्ञानिक प्रोफेसर सर युवन ब्रह्मचारी यूनाइटेड थे, वो सर युवन ब्रह्मचारी कलकत्ता से जी, उन्होंने इसका यूरिया एस्ट्रोमिन करके दवा, जो पहली दवा थी कालाजार की पूरे विश्व में, उसका उन्होंने इजाद किया। और तो उसका ही रिफाइंड होते होते वो सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट, मेरा नया नाम हो गया वो, और उसमें कुछ सुधार भी करके अल्टीमेटली। बट हमने जो फिर मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होने लगा, क्योंकि समस्या इतनी बड़ी थी। मुझे लगा कि शायद मैं समाज को कुछ कर पाऊँ, अपनी मातृभूमि को। हमें बड़ा लगाव था, एक्चुअली बिहार से भी बहुत लगाव है, और अब तो बनारसी हो गए। मुझे यहाँ करीब 54-55 साल हो गए बनारस आए। 72 में आया था मैं, आज 54 साल तो हो ही गए, 54 साल हो गए। तो एक बड़ा भारी लगाव है मिट्टी से, और मुझे बिहार से भी बहुत लगाव है। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत भारी समस्या है। मैं एक्चुअली बेसिकली आपको शायद आप तो छोटे रहे होंगे, पहले जो फिजिशियन बनते थे तो उसमें एक लग रहा था फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट। पहले के जो बोर्ड आप देखें, कभी आपको मिल जाए जी, तो यूजुअली लोग उस समय ये डीएमएम नहीं होता था। अच्छा। तो एमडी जो मेडिसिन करता था तो कार्डियोलॉजिस्ट अपने आप समझ लेता था, अपने आप को समझता था, लिखता था। तो हम जब बड़े हुए और ये तो हमारा भी ये था कि कार्डियोलॉजिस्ट बनेंगे। तो वही, और हमारे जो एमडी के गाइड थे वो महान वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर एसके वैश। तो वो हमारे गाइड थे, वो कार्डियोलॉजिस्ट थे खुद। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा था कि मेरा इंटरेस्ट भी था, और तो मैंने रिसर्च भी उसमें की। लेकिन मुझे लगा कि मुझे ज्यादा जरूरत अपने भूमि की समस्या को सुलझाने में, हाँ, उसको उस पर हमें ध्यान देना चाहिए जी। क्योंकि अब कार्डियोलॉजिस्ट हैं या न्यूरोलॉजिस्ट हैं, हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उससे भारत की समस्या तो नहीं सॉल्व होगी जी। तो एक बहुत बड़ी भयंकर समस्या थी। अब मैं आऊं उसके इलाज के पहले, मैं ये आपको बता रहा हूँ कमियां क्या थी, फिर हम लोगों ने क्या किया उसके लिए। तो हम लोगों ने 2 अध्ययन किए बहुत बड़े बड़े, कई 100 पेशेंट्स के। एक पत्र 1997 में भी अमेरिका के एक पत्रिका में प्रकाशित हुआ, दूसरा 2000, दोनों अमेरिका के पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ, बहुत नामी जानी पत्रिकाओं में जी। जिसमें हम लोगों ने पाया कि जो सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट है, जिसको स्टीबानेट भी कहते थे उस समय मार्केट में, उससे सिर्फ 1/3 मरीज ठीक हो रहे हैं। 100 पेशेंट्स को आप दे रहे हैं तो उसमें 35 से 36% पेशेंट ठीक हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि 5 से 12% पेशेंट मर रहे हैं।
दवा की वजह से, ये बीमारी दवा की वजह से। दवा की वजह से, ये बीमारी की बात नहीं, बीमारी का तो अलग बात है। उस जब शुरुआत हुई उस समय दवा करीब 96% क्योर रेट था, धीरे धीरे घटता गया, जो कि होता है। और हम लोग के देश में हर चीज फ्री मिलती है, कोई आदमी जाके खरीद ले और लगवा ले तो वो दवाएं धीरे धीरे बेकार होती जाती हैं। आजकल आपने सुना, पढ़ा भी होगा अखबारों में, आजकल आ रहा है इस पे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे। तो वो एंटीबायोटिक पे ज्यादा केंद्रित है, लेकिन चूंकि हमारा इंटरेस्ट तो पैरासाइट पे था, तो सिर्फ डायग्नोसिस ही नहीं, ट्रीटमेंट भी बहुत ही बड़ा। और उसमें क्या हुआ कि जो हमारे मतलब श्रद्धेय लोग ही थे, हमारे सीनियर, उन लोगों ने पहले 20 दिन की दवा दी जाती थी, वो स्टीबोग्लुकोनेट, फिर उन्होंने 30 दिन की किया, फिर 40 दिन की किया, और ये बाकायदा प्रकाशित हुआ, बीएमजे में प्रकाशित हुआ। और बहुत हमारे माननीय अभी भी प्रोफेसर सीपी ठाकुर, जो अब बुजुर्ग हो गए हैं, लेट 19 में होंगे, शतक के करीब हैं वो, उन्होंने बहुत काम किया था। तो उनका ये था कि इसको बढ़ाओ, रोज बढ़ाते जाओ, और जो उससे लोगों के मरने की संख्या भी बहुत बढ़ गई। इसी बीच हमारा इंटरेस्ट चल रहा था, हम छोटे मोटे काम करते रहते थे यहाँ पे। एक कीटोकोनाजोल दवा होती है जो स्पेशली कुछ उसका इफेक्ट इस लिशमैनिया, जो कि कालाजार के परजीवी है, उस पर भी होता है। तो उसको हम लोगों ने किया और नहीं सक्सेस हुए, और भी कई महीने सक्सेसफुल नहीं हुए। अल्टीमेटली 6-7 ये हमने करीब समझिए आप कि 1 दशक से ज्यादा हमने खोज में लगाया कि कोई हमें ऐसी दवा मिले जो कि बेहतर हो पुरानी दवा से, ना दवाओं का थी सिंगल। हाँ जी। तो उसमें हमें एक जर्मनी से कैंसर की दवा विकसित हुई थी, मिल्टेफोसिन जिसको बोलते हैं आज। तो ये कैंसर में नहीं सक्सेसफुल हो पाई, क्योंकि उसका पेट का मतलब उसको देने के बाद वॉमिटिंग और मतलब उल्टी और दस्त इतने ज्यादा होते थे कि वो चल नहीं पाई। लेकिन हमने पढ़ा कुछ पेपर्स में कि वो दवा चूहों में और इस तरह के जो प्रायोगिक कालाजार आप कह सकते हैं, उसमें बहुत इफेक्टिव है। तो फिर हमने संपर्क किया कंपनी से, और फिर जो हमारे हेल्प कर सकते थे बाहर विदेशों में। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि कालाजार जो है बहुत गरीबों की बीमारी है जी। 95% पेशेंट्स, मोर देन 95%, 2 जून की रोटी भी नहीं कमा पाते, और आज भी वही स्थिति है। अब थोड़ा सा मतलब सामाजिक उत्थान हुआ है, और अब इकोनॉमी थोड़ी बेटर हुई है, लेकिन उस समय तो आपको बताएं कि गांव में मतलब सैकड़ों लोग मरते थे, सैकड़ों। तो बहुत बुरी स्थिति थी। तो ये दवा उसके पहले क्या हुआ कि जब हमने ये प्रकाशित किया कि सिर्फ 1/3 लोग ठीक हो रहे हैं, तो फिर थोड़ी खलबली मच गई जी। और पूरा हमारे पास सबूत, हम लोग जो करते थे, अब हमने प्रूफ अध्ययन काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किया है, तो हमें पता है कि रिसर्च कैसे करना चाहिए। और कुछ नहीं पता था, कुछ सीख लिया। मैं नहीं कहते कि हम बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन धीरे धीरे सीखते रहे, आज भी सीख रहे हैं। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चूंकि उस समय प्रोफेसर सीपी ठाकुर हेल्थ मिनिस्टर थे, तो 1 अगस्त 2000 में एक मीटिंग बुलाई गई दिल्ली में जी। तो मैं भी था उसमें। हेल्थ मिनिस्ट्री में मीटिंग हुई, उसमें ये डिसाइड हुआ कि भाई अब जो है जहाँ भी कालाजार में ये स्टीबुग्लुकोनेट नहीं काम कर रही है, वहाँ पे उनको एम्फोटेरेसिन बी डीऑक्सीकोलेट, थोड़ा टेढ़ा नाम है,
जी। ये पुराना एम्फोटेरेसिन भी हम आपको कहेंगे तो बेटर रहेगा, पुरानी एम्फोटेरेसिन भी, उसको यूज किया जाए। अब उसके साथ ये समस्या थी कि पेशेंट वो भी काफी मतलब टॉक्सिक ड्रग थी। टॉक्सिक या आई डोंट, जहरीली आप कहते हैं, मतलब जहरीला तो वर्ड सही नहीं होगा, वो भी काफी मतलब डिस्कम्फर्ट, खतरनाक दवा थी, ये बेटर वर्ड हो, खतरनाक दवा थी। तो एक तो उससे बहुत, पेशेंट को हॉस्पिटल में रहना है 5 हफ्ते, एक एक दिन छोड़ के वो दवा दी जाती थी, 15 इंजेक्शन दिया जाते थे, तो 29-30 दिन में जाके वो 15 इंजेक्शन पूरे होते थे। 1-2 दिन पहले डायग्नोसिस का, 1-2 दिन बाद का समय, 5 हफ्ते रहना है। और उसमें बहुत सारे साइड, हार्ट का थोड़ा इफेक्ट करता था, थोड़ा पोटेशियम पे इफेक्ट करता था, किडनी पे इफेक्ट करता था, तो आपको मॉनिटर करते रहना, देखते रहना है क्या हो रहा है इन सब अंगों में। तो अब आप सोचिए, जो उसमें फायदा ये था कि सब 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 ठीक हो जाता था। पुराना जो एम्फोटेरेसिन भी था, सब मतलब उस समय तो रेजिस्टेंस आप सोच ही नहीं सकते थे। जहाँ 1/3 पेशेंट, अच्छा फीडबैक था, बहुत जबरदस्त ये फायदा था इसका। और लेकिन इसमें बहुत भारी प्रॉब्लम ये हो गई कि मरीजों की संख्या, जैसे मैंने बताया, कि हजारों और लाखों में थी। और अगर हमारी अस्पताल में मान लीजिए 20 बेड है जी, तो एक महीने में हम कितना पेशेंट ट्रीट कर सकते हैं? 20 कर सकते हैं। तो मतलब फिर कोई उसका वो उपाय, वो सही समस्या का निदान हुआ नहीं। हाँ, इसी बीच 93, अराउंड 1993 की बात कर रहा हूँ मैं, हमको एक प्रोजेक्ट्स कुछ मिले थे, अमेरिका से पैसा मिला था, रॉकफेलर फाउंडेशन से, उसी रेजिस्टेंस को स्टडी करने का, जिससे मैंने पब्लिश किया 97 का जो पेपर मैंने बताया 2000 का। तो हमने कोशिश की उसको, देखिए वहां पे मेरी जड़ तो सामाजिक जड़ थी, कोई मुझे एज ए डॉक्टर तो कोई वहां पे मेरी जड़ थी नहीं जी। तो मैंने कोशिश की मुजफ्फरपुर के मेडिकल कॉलेज में, पटना के मेडिकल कॉलेज में, हम जो भी उस रिसर्च को करने की, जो कि बाहर से रॉकफेलर फाउंडेशन से पैसा मिल रहा था, हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि बहुत मतलब, एक तो लोकल बड़ा, एक होता है ना, बाहर से आके आप कर रहे हैं, हम बाहर के थे नहीं, उनकी नजरों में हम बाहर के थे ना, तो ये लग रहा था कि तो हमें बड़े व्यवधान, बहुत हमने मेहनत भी की लेकिन नहीं सफल हो पाए। तो अल्टीमेटली फिर ऊपर वाले की कृपा या जो भी कहिए, कि एक आंख का अस्पताल था जो बंद पड़ा था, और वो हमारे समाज के लोगों का ही था। अच्छा। तो उसमें 20 बेड की जगह थी और हमारा पैसा भी नहीं था। तो इसी तरह से फिर हम लोगों ने सोचा कि छोटा सा अपने वहाँ मित्रों से और परिवार वालों से मिल मिला के तो छोटा सा सेंटर हम लोगों ने खोल लिया। 10 बेड का था, फिर 20 बेड का हुआ। फिर उसमें कुछ झंझट हो गया तो वो बंद करना पड़ा। तो हमारे पिताजी ने बहुत खोज खाज करके, उनको लगा कि लड़का तो मतलब हमको बहुत मैं विचलित हो गया था कि मैं कुछ क्यों नहीं, मुझे एक रास्ता मिल गया था, उसमें अचानक कितना बड़ा व्यवधान। खैर तो पिताजी ने हमारे, फिर हम लोगों ने इवन बहुत मुश्किलों से वो एक सेंटर फिर दूसरी जगह, नया बिल्डिंग बहुत पुरानी थी, वो एक 1.5 कमरे की 2 कमरे की बिल्डिंग थी। आज तो वहाँ पे बहुत बड़ा भव्य बिल्डिंग बन गई है। हम कभी आप चाहेंगे तो फोटो दिखा देंगे। तो आज वहाँ पे हमारी कैपेसिटी 80 बेड की है। 80 बेड, हाँ 80 से 84 बेड तक रख सकते हैं। तो वो इसलिए कि उसका भी कारण है। अब मुझे ये पता नहीं कि कैसे तारतम्य आप बनाएंगे इस कहानी का, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपसे कि मतलब हम देखते थे कि अरे आज हमने 15 पेशेंट एडमिट किए और 60 पेशेंट वेट कर रहे हैं। क्यों? आप पूछेंगे ऐसा क्यों? आप ही के यहाँ लोग आना चाहते थे? ऑब्वियसली।
ये बहुत महंगा इलाज था, पुराना एम्फोटेरेसिन बी का। 1 महीने अस्पताल में रहना है आपको। प्राइवेट में सोच लीजिए 1 महीने किसी को अस्पताल में रहना हो तो क्या हाल होगा। सरकारी अस्पतालों का जब उस जमाने में बहुत बुरा हाल था, आज भी उतना अच्छा नहीं है। आज से 40 साल पहले और बुरा हाल था। तो हमारे यहाँ हर चीज फ्री थी, उसका दवा, डायग्नोसिस, खाना पीना, इवन आना जाना। अच्छा। हाँ, मतलब हमारी, देखिए हम बहुत बहुत भावनात्मक रूप से हम ये काम कर रहे थे, इमोशनल होकर, पैशन से। यही कारण था कि आपको सफलता मिली। देखिए जो भी है, मतलब मैं तो सफलता तो मैं आपको बताऊंगा क्या है मेरे लिए सफलता। फिर तो मरीजों का बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर रहता था, बहुत ज्यादा। हमने सोचा नहीं था कभी भी, हमने सोचा था 10-15 पेशेंट इलाज करेंगे। अब दया आती थी। आप सोचिए कोई मरीज मरणासन स्थिति में आप कहिएगा आप तो 15 दिन बाद आपका नंबर आ पाएगा, तो हम बढ़ाते गए किसी तरह से। तो आज तो 3 मंजिला बिल्डिंग हो गई है। मैं जैसा मैंने बताया कि और बहुत, अब तो अस्पताल काफी बड़ा हो गया है, स्टाफ भी बहुत है। तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। जो पुरानी एम्फोटेरेसिन बी था वो गवर्नमेंट के स्तर पर नहीं सक्सेसफुल हुआ। इक्का दुक्का जैसे हम हैं, या और एक आध किसी लोगों ने, और मुजफ्फरपुर में एक और हैं डॉक्टर झा, उन्होंने शुरू किया। लेकिन हमारा तो कोई पैसे का स्वार्थ था नहीं जी। तो और संस्कार, पारिवारिक संस्कार, जब बीएचयू का संस्कार मिला ना, तो मतलब पैसा एक गौन हो गया, गौन चीज हो गई, उसका कोई मतलब नहीं था। तो हमें अब पुरानी कहानी पे लौट के आते हैं। ये मिल्टोफोर्सिन मुंह से खाने वाली पहली दवा थी जी, दुनिया में पहली दवा थी। तो हमने इसको करीब समझिए दर्जनों पत्र प्रकाशित किए उस पर। हम 1996 से समझिए कि हम काम कर रहे थे उससे। 2002 में जाके फिर अल्टीमेटली हमने एक बड़ा ट्रायल किया। फिर WHO ने भी सहयोग किया। तो वो लोग, जब आदमी सक्सेसफुल होता है तो हर आदमी सपोर्ट, मदद के लिए खड़ा हो जाता है जी। तो और लोग ही जानते थे कि मेरी नीयत को जानते थे कि इसकी नीयत में खोट नहीं है। तो वो 2002 में वो पत्र प्रकाशित हुआ दुनिया के बेस्ट जर्नल में, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में। और उसी साल गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया ट्रीटमेंट ऑफ कालाजार के लिए। तो ये मतलब एक चिकित्सा जो मैं उसके दवा के क्षेत्र में, कालाजार की दवा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी छलांग थी कि आप मुंह से दीजिए तो गोली, आप कहीं उसको भर्ती में रहने की जरूरत नहीं है। आपने 28 दिन की 7 दिन की जगह से तो मान ली 2 गोली रोज खानी, 14 गोली दी, वो अगले हफ्ते आके फिर ले जाके 14 गोली। तो ये हो गया। उसके पहले मैं बताना भूल गया आपको कि डायग्नोसिस की, उसमें भी हमने, मतलब अपने मुंह से कहना अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन एक नया आयाम प्रस्तुत किया। हमारी लैब है, मेडिसिन लैब, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में। अभी भी है। हाँ, मेरा काम है, हमारे अंदर में अभी भी स्कॉलर्स काम करते हैं। तो बल्कि एक नैनो बिल्डिंग में जो साइंस कॉलेज, फैकल्टी ऑफ साइंस में भी एक हमारा हिस्सा है, हमारी लैब वहाँ भी है। अच्छा। हाँ, तो दोनों लैब हमारी रन करती है। तो उसमें हम उस समय बहुत शुरुआती था, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये बात बता रहा हूँ मैं आपको 94-95 की। तो हम लोग, एक हमारा दोस्त हैं स्टीव रीड, अमेरिका में, सिएटल में, जहाँ गेट्स फाउंडेशन का हेडक्वार्टर भी सिएटल है। तो उन्होंने एक प्रोटीन का इजाद किया था, उसको K39 बोलते हैं। K39 जी। तो उसका हम लोग उस पर एलाइजा, एक लैब का पद्धति है, उसमें जानने से कोई फायदा नहीं है। अब अभी भी बहुत जगह वो इस्तेमाल होती है एलाइजा।
तो इलाजा में हमने देखा कि इसका भयंकर सेंसिटिविटी, बहुत ही जबरदस्त सेंसिटिविटी थी। मतलब 98 आउट ऑफ 100 जो पेशेंट वो पॉजिटिव थे। इलाजा लेकिन गांव में नहीं हो सकती, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी नहीं हो सकती थी उस जमाने में। तो जी। हाँ, और कितने उन्होंने मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कितने आपको लिया, क्या करिएगा। तो हमने फिर उनसे पत्राचार किया और बातचीत की, उनको परसुएट किया और हमने कहा कि हम लोग एक जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट होता है उस तरह की कुछ पद्धति विकसित करें। तो संयोग की बात है 1995 में हमने शुरू किया, फिर शायद 250 या 250 एग्जैक्ट नंबर मुझे अब नहीं याद आ रहा। तो 10 मिनट में हम लोग को डायग्नोसिस मिलती थी। 10 मिनट में? हाँ, फिंगर प्रिक किया, उसमें वो स्ट्रिप को लगाया, वहाँ ब्लड आया, उसमें 2-3 बफर डाला, विद इन 10 मिनट्स यू नो कि इस पेशेंट को कालाजार है कि नहीं, क्लियर कर देता था। हाँ हाँ। अब आप सोचिए कहाँ 1 महीना, 10 मिनट, 10 मिनट, बहुत। तो ये एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन था। और आज आपको ये खुशी होगी कि पूरे विश्व में, मतलब अफ्रीका में तो यूज कर ही रहे हैं, और जगह भी लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पैरासाइट थोड़ा डिफरेंट है। तो वो चूंकि वो भी हमारा जो वर्ल्ड क्लास जर्नल है, उस समय टॉप जर्नल लैंसेट अभी इस समय तो नंबर 1 है, नंबर 1 लैंसेट है, नंबर 2 न्यू इंग्लैंड जर्नल मेडिसिन है। उस समय उल्टा था, न्यू इंग्लैंड जर्नल मेडिसिन 1 था और लैंसेट 2 था। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था जो मैं आपको बता रहा, भटक गया जी। तो डायग्नोसिस बहुत आसान हो गई थी, और ये एक तो ये आराम से डायग्नोज होना, कहीं भी आप कहीं गांव में चले जाइए, जेब में रखिए, और शीघ्र, जल्दी कहीं भी जी। और मुंह से खाने वाली दवा आ गई। तो 2005 में भारत, नेपाल और बांग्लादेश ने मिलके एक प्रोग्राम चलाया जिसको कालाजार एलिमिनेशन प्रोग्राम कहते हैं। इसमें यह था कि कालाजार का जो मरीजों की संख्या मतलब एक पेशेंट से कम 10,000 जनसंख्या में हो जाए। इसको बोलते हैं कि एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इसको सॉल्व कर दिया जाए। तो 2005 में शुरू हुई, और पहले 2015 का डेट रखा गया, फिर 2 साल बढ़ाया गया। तो उसमें मिल्टेफोसिन, मुंह से खाने वाली दवा, और डायग्नोसिस, ये 2 स्तंभ थे जी। फिर इसी बीच मिल्टेफोसिन की अपनी कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे एक तो 28 दिन लेना। तो अब आपको या हमको जुकाम होता है तो हम लोग को डॉक्टर कहता है 7 दिन लेने के लिए, 3-4 दिन के बाद ही भूल जाते हैं लेना। थोड़ा भी रिलीफ हुआ तो ये एक समस्या थी। दूसरा, वो थोड़ा जानवरों में पाया गया था कि वो भ्रूण को, एम्ब्रियो को वो डिस्टर्ब करती, तो प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं दे सकते थे, और जिनको दे सकते थे उनको भी दवा लेने के 5 महीने बाद तक, आज 5 महीना, उस समय 3 ही महीना था, 5 महीने बाद तक उनको गर्भ नहीं धारण करना है। तो आपको कोई ना कोई उपाय, कुछ भी उसका जो भी उपाय हो करना होगा। तो और मुंह से थोड़ा बहुत उल्टी दस्त तो 1/3 पेशेंट को होता ही था, जैसा कैंसर वाले में तो बहुत होता था। तो इसी बीच हमारा अध्ययन, अब चूंकि 2002 में वो हुआ, उसी समय हम लोगों ने जो पुरानी एम्फोटेरेसिन भी है उसकी जगह एक चर्बी से मिला के, मैं बहुत मोटे शब्दों में बता रहा हूँ जी, उसको लिपिड एम्फोटेरेसिन भी बोलते हैं, वो आ गई बाजार में। वो क्यों आई? कालाजार के लिए नहीं आई, वो आई, जो आपको याद हो अर्ली 81-82 में HIV का पता चला था, HIV इन्फेक्शन का, एड्स जिसको जी जी। तो उसमें फंगल इन्फेक्शन बहुत होता है, फंगस, फफूंदी जिसको आप कहते हैं, हिंदी में फंगल इन्फेक्शन होता है। तो उसके लिए कोई बहुत अच्छी दवा थी नहीं। तो
अमेरिका के वैज्ञानिक, पूरे विश्व के वैज्ञानिक जुट गए कि कोई अच्छी एम्फोटेरेसिन बी का तरीका ढूंढा जाए। जी। तो वो लिपिड एम्फोटेरेसिन बी जो का इजाद हुआ, वो हम लोग के लिए रामबाण हो गई। ये कोई कालाजार के लिए किसी ने नहीं डेवलप किया था। तो मेरा ये जुनून रहा था कि मैं कम से कम टाइम में इसको कालाजार को ठीक करूं। तो करीब 2000 से और 2010 तक 10 साल हम लोग 25-30 ट्रायल हम लोगों ने किए करके। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, बड़ा लंबा हो रहा है, हम लोग पहुंच गए कि एक डोज से, कहाँ 1 महीना ट्रीटमेंट था, एक डोज हम लोग देते थे और 96% क्योर रेट था। 96? हाँ। और जो पुरानी एम्फोटेरेसिन भी थी, बस 0.5-0.7% का बेटर रहा होगा, बस इतना ही था। लेकिन कोई समस्या नहीं। आपको एक आज आया मरीज, आपने डायग्नोज किया, कल लगाया, शाम को घर भेज दीजिए, उसके अगले दिन परिवर्तन आया, भयंकर। ये पूरा आयाम बदल गया, पूरा आयाम बदल गया। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो हमारा कालाजार एलिमिनेशन प्रोग्राम बहुत धीमे धीमे चल रहा था, 2010 में हमने पेपर पब्लिश किया। 10 में ही WHO की बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, हम भी थे उसमें, जिनेवा में। पूरे विश्व से लोग आए थे इसी लिशमेनिया पे ही। कालाजार एक पुष्कांग है, तो ये प्रूव होगी WHO से। लेकिन फिर भी सरकारी तंत्र है, उसको मतलब अब तो इतना बड़ा चेंज हुआ है, एक महीने से आप एक दिन पे आ गए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद भी 4 साल लग गए, 3 साल लग गए इसको एडॉप्ट करने में। 3 साल लग गए। हाँ, 2014 में जाके नेपाल, भारत सर्वप्रथम, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, ये एक टेंडम था, तीनों का ग्रुप बन गया। तीसरा बांग्लादेश। वो हम लोग की हर 2-3 साल में मीटिंग होती थी। मैं थोड़ा देर से बना, मैं मेंबर फिर शुरू से रहा, अभी तक भी हूँ। तो और उसके बाद जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, और कालाजार के आज आपको जान के अच्छा लगेगा कि 2025 में सिर्फ 394 केस हुए हिंदुस्तान में। 394? जी। कहाँ 6 लाख, 5 लाख, कहाँ 394। इसका श्रेय कहीं न कहीं हम तो प्रयास तो आपने ही किया, और शायद करने वाले तो महादेव ही हैं, निमित्त मात्र आपने बनाया, आपको बनाया वो भगवान की इच्छा है। और देखिए, बिना, हम तो बहुत हल्के बैकग्राउंड से आए थे, और लेकिन सब होता गया। तो 2023 से 25 के बीच में बांग्लादेश, भारत और नेपाल तीनों ने वो अचीव कर लिया। तो ये मेरी कहानी है। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कालाजार को केवल चिकित्सा समस्या मानना सही है, या एक सामाजिक बीमारी भी है? ये कालाजार का जो है सामाजिक प्रभाव बहुत जबरदस्त था जी। वैसे ही था जैसे लेप्रोसी का है, कोढ़ का जैसे है। तो एक बहुत भारी। दूसरा चीज ये था कि गरीबों की बीमारी थी और क्लस्टर में होती थी। एक टोले में, एक मोहल्ले में है, तो पता लग गई घर में 4-4 मरीज हो रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो इसका आप समाज में आप सोच सकते हैं, समाज क्या सोचता होगा इसको। तो बहुत बड़ा था। और अब जो कि मैं अभी नहीं जाना चाहता जिस चीज में, जो आने वाली समस्याएं हैं, अभी मैं शांत नहीं हुआ हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग काम, मेरे लिए अभी चीज अधूरी है। अच्छा। हाँ, मैं अभी नहीं जाऊंगा उसमें, बहुत नहीं, वो सफलता उसमें प्राप्त हो जाएगी तो एक बार पुनः मैं आपके पास आऊंगा। तो इसलिए तो था, लेकिन सब ऊपर वाली की कृपा है, और जो भी था, और थोड़ा मेरा जुनून था। गुरुदेव, कालाजार के लक्षण क्या है? कालाजार के लक्षण तो देखिए, बहुत यूजुअली जो होता है, बुखार होता है और जाड़ा देके होता है काफी केसेस में, और इसको कंफ्यूज मलेरिया से बहुत आसान किया जा सकता है। अच्छा। हाँ, और लेकिन इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि
जो पिलही जिसको मैंने बताया स्प्लीन, वो बहुत बड़ी हो जाती है अन्य रोगों की अपेक्षा। और फिर जो खून के जो कण होते हैं सब, जैसे WBC बोलते हैं, सफेद, लाल और प्लेटलेट्स, से तीनों जो होते हैं वो तीनों RBC WBC प्लेटलेट्स, वही तीनों बहुत जल्दी कम हो जाते हैं। अच्छा। तो किसी को स्प्लीनोमेगेली है और तीनों एक कम हो गए हैं तो फिर डायग्नोसिस बहुत नैरो हो जाती है, 2 ही 4 कॉजेज होते हैं फिर। तो जिसको जरा भी अनुभव है वो अब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि मैंने 84 बेड की बात बताई, आपको पता जान के आश्चर्य हुआ कि वहाँ एक भी मरीज नहीं है। एक भी नहीं है? एक भी नहीं। और ये 1-1.5 साल से ऐसा चल रहा है। हाँ, खचाखच भरा रहता था, वेटिंग लिस्ट हुआ करती, इसके लिए बनाया मैंने 84। आज एक भी नहीं है? एक भी मरीज। बड़ी खुशी की बात है। हाँ, और मैं मेरे पास फोटोग्राफ है, मैं दिखाता हूँ कहीं भी, मतलब विदेशों में भी बुलाया जाता है तो मैं वो फोटोग्राफ दिखाता हूँ कि देखो पहले ये था, आज ये है। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आमतौर पर लोग कालाजार के शुरुआती लक्षणों को क्यों नजरअंदाज कर देते हैं? हाँ, अच्छा सवाल है आपका। इसलिए कि बुखार एक इतना कॉमन बीमारी है और सैकड़ों कारण होते हैं बुखार के। तो और जैसा मैंने बताया कि शुरू में तो पता ही नहीं था कि कालाजार क्या होता है जी। जो 50-60 के दशक में, इवन 70 के दशक में भी कहीं कहीं बिहार के लोगों को पता लग गया होगा जल्दी। यहाँ तो 10 साल बाद आया जी। बांग्लादेश में भी 10 साल बाद आया, नेपाल में भी 10 साल बाद आया। सबसे पहले बिहार में। तो इसलिए जल्दी लोगों को समझ में नहीं आता था क्या है। और आज भी आप जैसे हमारे एक प्रोफेसर थे सर्जरी के, नाम नहीं लेंगे उनका, वो बेचारे, उनको बुखार था और पूरा हिंदुस्तान घुमा है। अच्छा। तो ठीक नहीं हुआ उनका। फिर एक दिन उन्होंने फोन किया, मेरे से सीनियर थे, श्याम सुंदर, तुम आके मुझे देखो जरा। और अगेन छोटे में बताते हैं, तो मैंने अगले दिन ही उनका शायद बोन मैरो किया या स्टूडेंट, मुझे याद नहीं आ रहा, उनको कालाजार था। जबकि मतलब प्रीमियम इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट से दिल्ली से में भी वो घूम के आए थे, बॉम्बे गए थे। फिर ये हुआ था कि ही विल डाई, उनको लगा कि हम जिंदा नहीं बचेंगे। आज स्वस्थ हैं वो, स्वस्थ, बहुत बिल्कुल स्वस्थ हैं। स्वस्थ नहीं, बहुत हमसे भी बड़े हैं 2 साल वो, तो ये मस्ट बी 74-75। गुरुदेव, किस घटना ने आपको यह विश्वास दिलाया कि यह संघर्ष आपका, जो आपने संघर्ष किया, वो सार्थक होगा? देखिए, मुझे ये पता नहीं था, आशा मैं जरूर करता था। मैं मेरे को इसलिए आशा थी कि मुझे लगा कि कोई भी जीवट से काम नहीं कर रहा इस रोग पे। मैंने मतलब, जो कि गरीबों की बीमारी है ना, उसका पैसा नहीं है, आपको उल्टे देना पड़ेगा जी, और को देना पड़ेगा जी। हाँ, और अब मैं अपने उस पर कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, चिकित्सा क्षेत्र पे आप हम होशियार हैं, समझ गए होंगे। तो मैंने कहा कि जो भी होगा मैं करूंगा, चाहे फेल ही कर जाऊं, करूंगा तो करूंगा। और बहुत बाधाएं आई। और बिहार हम जाते थे, हर हफ्ते जाता था बिहार, एवरी वीक। हर बार सुबह का काम खत्म करके यहाँ से सैटरडे को 2-2:30 बजे दिल्ली एक्सप्रेस मिलती थी मुगलसराय से। डेली नहीं, हफ्ते सैटरडे को। अभी आपने बाधा की बात करी, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपसे जानना चाहूंगा कि कालाजार के खिलाफ काम करते समय आपको किन प्रशासनिक या सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ा? अब मैं आपको बाधाएं बताता हूं, आप इसको देखिएगा कि कौन सी प्रशासनिक थी। एक तो देखिए,
सबसे बड़ी समस्या मेरी ये थी कि पैसा नहीं था। सबसे बड़ी ये तो समस्या हो गई जी। हाँ। दूसरा, कोई साथ नहीं देने को तैयार था। मतलब ये बीमारी का कोई अट्रैक्शन नहीं है ना। मैंने अपने हेड से, हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, छोड़ दीजिए उनका नाम, क्या करेंगे। तो मैंने कहा सर, मेरी इच्छा है, मैं कालाजार पे काम कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मलेरिया पे करो, मलेरिया पे करो। तो मैं तो कन्विंस था बहुत ज्यादा, मुझे कोई हिला नहीं सकता था, वो मेरी अभी भी आदत है। तो जिद है तो है, मतलब करना है तो करना है। देखा आगे देखा जाएगा, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। तो लेकिन अगर हम मान के चले कि नहीं होगा तो फिर होना ही नहीं है। तो और प्रशासनिक तो देखिए, संयोग से विश्वविद्यालय से मुझे पूरा सपोर्ट मिला। विश्वविद्यालय से पूरा, हर वाइस चांसलर ने मुझे सपोर्ट किया। मैं डायरेक्टर की बात ही नहीं कर रहा, वाइस चांसलर, वीसी साहब की बात। हाँ जी। मतलब चाहे वो समय तो हम बहुत जूनियर थे, जब अपने रस्तोगी जी वाइस चांसलर थे, आपने पता नहीं नाम, आरपी रस्तोगी, सुना। उन्होंने बहुत बड़ा परिवर्तन किया काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। उनकी वजह से बहुत चीजें बदली यहाँ पे, क्योंकि पहले तो गुंडा राज हुआ करता था। तो मैं, डॉक्टर रामचंद्र राव थे, पंजाब सिंह थे, पंजाब सिंह जी का भी काफी, उनका नाम, हाँ, वो भी काफी क्रांति, मतलब परिवर्तन लाए बीएचयू में जी। तो वो भी, तो सब लोगों का स्नेह मिला। तो अब मैं किसी के पास, जैसे आपको पता नहीं हो, जो पिछले वाइस चांसलर थे जैन साहब जी, उनसे मैं आज तक मिला नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन मैंने उन्हें कुछ काम के लिए एक मेल लिखा, 20 मिनट में उनका जवाब आ गया। 20 मिनट, सुबह लिखा हुई, फिर मैंने उसका रिप्लाई किया, फिर उन्होंने 20 मिनट में जवाब दिया। आई वाज शॉक्ड। मैंने वाइस चांसलर कहते हैं 1-2 महीने में आता है। अब मैं उनसे मिला भी नहीं हूँ, वो मुझे जानते नहीं, कुछ नहीं। तो बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। जैसे डॉक्टर भटनागर थे, राकेश भटनागर, इतना सीम उनका प्रेम कि उनको जब पता चला मुझे, तो उन्होंने फोन किया। मैं नैनो बिल्डिंग में उस दिन 26 तारीख था ना, 26 जनवरी जी। तो 25 को डिसाइड हो गया था जी। तो 26 को उनका फोन आया, और वहां मेरे आवाज में, अरे मैं भटनागर बोला हूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरे से, मैं सॉरी सर, मुझे आपको कॉल करना चाहिए था। इतना उनका अगाध प्रेम। तो हम काम करने वालों की कदर भी होती है, ऐसा नहीं। जी। देखिए, हम अब ये सम्मान मिल गया है, मैंने सम्मान के लिए ये काम नहीं किया। नहीं, आपने जो ठाना था, जो समाज के लिए आपने सेवा सोची थी, उसके लिए आपको सम्मान, सबसे बड़ा सम्मान है कि कालाजार का उन्मूलन जी हमारे देश से तो हुआ ही। और मेरे ये सब जो अस्त्र शस्त्र बनाए हुए थे, उनसे दूसरे देशों को भी लाभ हुआ, नेपाल, बांग्लादेश, सब, और पूरे विश्व में। अब जैसे मिल्ट्री फोर्सिंग पूरे हर तरह के कालाजार, हर तरह के लिशमैनियासिस, कालाजार नहीं बोलना चाहिए, में यूज हो रही है पूरे विश्व में। ये स्ट्रिप्स पूरे सिंगल डोज हर जगह लोग कोशिश कर रहे हैं, सिंगल नहीं तो 2 ही डोज हो, 3 डोज हो। तो आने वाली पीढ़ी के डॉक्टर इस लड़ाई को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? मैं तो यही कहूंगा कि देखिए, 2 तरह के डॉक्टर होते हैं। एक तो होता है कि जो मरीज देखना, पैसा लेना, मरीज देखना। लेकिन जैसे हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो हमारे कलीग्स हैं, या हमारे, मैं बहुत बड़ा बनकर नहीं बोलना चाहता, लेकिन कुछ कर गुजरने की तमन्ना जरूर होनी चाहिए, और कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। बहुत सहयोगी बाद में मिल जाते हैं, और उतने क्रिटिक भी मिलते हैं, ऐसा नहीं, सहयोगी मिलते हैं। लोगों ने बहुत रोड़े अटकाया है, लेकिन संयोग की बात है कि अब जब हम बीसी के पास जाते थे, तो फिर सब, अगर 4 विरोध वाले हैं तो 10 मदद वाले भी साथ में, और बड़े लोग मदद करते थे, उनको पता रहता था कि आदमी क्या कर रहा है। आप दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे ताकि भविष्य में कालाजार जैसी बीमारी दोबारा ना लौटे?
देखिए, एक तो ये है कि किसी भी बीमारी को, कोई भी बीमारी हो, उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। और अगर, और चिकित्सकों से स्पेशली मैं कहूँगा कि आप अगर मरीज देखते हैं तो कृपया करके ये जरूर जानने की कोशिश करें क्यों हुआ। मैं चिकित्सकों से ज्यादा, लेकिन मैं टीचर रहा हूँ, तो हमारे समाज, चिकित्सक समाज में बहुत बड़ी कमी है कि जैसे आपको बुखार हुआ, आप आए, पैरासिटामोल लिख दिया आपने, या डायग्नोसिस नहीं करते हो। हाँ, वो उसको, वो इंक्विजिटिवनेस होनी चाहिए। वो मेरी सबसे अपील यही है अपने स्पेशली चिकित्सा समाज से कि आप कोशिश करिए, आप नहीं कर पाएंगे लेकिन 10 में 8 में आप कर पाएंगे, तो उतने पे संतोष रखिए। गुरुदेव, आपके पास समय का अभाव रहता है, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ पेशेंट बाहर बैठे हैं। इसके बाद भी आपने अपना जो सानिध्य प्राप्त कराया इतने बहुमूल्य समय को देने के साथ, तो इसके लिए मैं निश्चित रूप से आपका आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा। एक बार पुनः आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव। हर महादेव।